नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अभीष्ट भारत पर। आपके जाने पहचाने शैलेंद्र प्रताप सिंह जी आज आए हैं और इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है और खास करके एलओपी हैं राहुल गांधी। तो आपका स्वागत है शैलेंद्र जी। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। वो मेरे एलओपी नहीं है, इस देश के एलओपी हैं, तो इसलिए केवल मेरा कह के मत कहिए। मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम सह नहीं पाऊंगा क्योंकि उनको कई तरह की संदर्भ से उनको बोला जाता है, पुकारा जाता है। तो अगर मैं उनका पूरा इल्ज़ाम सह लूँगा तो मेरा जीना दुभर हो जाएगा, इसलिए एलओपी सभी का। मतलब आप ये बताएं कि जिस तरह से वो परेशान हो रहे हैं कि भारत के जंजी आ ही नहीं रहे सड़कों पे। भारत के जंजियों को क्या हो गया? ये क्यों उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और इतना सब कांड हो रहा है इस देश में? हमारे युवाओं को क्या हो गया है जो सड़क पर नहीं आ रहे हैं? बड़ी परेशानी की बात है भाई। ये तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ का युवा ज़्यादा समझदार है और वो सही तथ्यों को समझता है। बांग्लादेश या नेपाल हो, वहाँ का शिक्षा स्तर देख लीजिए आप। एक बांग्लादेश है जिसकी शिक्षा हमको लगता है कि सारियत से आगे बढ़ नहीं पाती है। एक नेपाल है जो उसको सुबह जगना चाहिए। तो कहते हैं कि पहाड़ के लोग जो है लेट सोते हैं लेट उठते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो चीज़ों का फ़ायदा किसी ने उठाया है, जो बाहरी शक्ति हो सकती है, अंदर की शक्ति हो सकती है। भारत का युवा अपने राइट टाइम पे सोता है और राइट टाइम पे जागता है। इसीलिए जो बाह्य शक्तियाँ जो है, जो बाहर जाके देश को क्रिटिसाइज करना, डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों से भारत की अर्थव्यवस्था को बताना, जो विश्व के चौथे नंबर पर पहुंच गई है। डेड इकोनॉमी तो राहुल गांधी जी इसलिए कह रहे हैं भारत को क्योंकि ट्रम्प चाचा ने कह दिया। बिल्कुल, तो वो ट्रम्प चाचा कह दिए कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो राहुल गांधी कैसे पीछे रहेंगे? अच्छा, और युवाओं पर बात पहुंचानी है। अब आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ के जेन जी जो हैं जेन एन हो गए, मतलब बिल्कुल नेशनलिस्ट हो गए, राष्ट्रवादी हो गए। बहुत बढ़िया शब्द का किया कि जेन जेड जो आखिरी अल्फाबेट है इंग्लिश वर्णमाला का, हमको लगता है कि वहां जब पहुंचने की जरूरत ही नहीं पहुंची। वो जेन ने एन हो गए हैं, नेशनलिस्ट हो गए हैं, रैशनलिस्ट हो गए हैं। और कहा जाता है कि अब तो पिछला कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि भारतीय जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट तो छोड़ी, एजुकेशन रेट है 80% का आंकड़ा पार कर रहा है। हिमाचल जैसा छोटा राज्य जो है, उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य, हिमाचल तो 100% लिटरेट हो गया है, 98% उत्तराखंड है। तो पहाड़ में नेपाल में तो आग लगाने में कामयाब हो गए वो। उसी संदर्भ में हमारे जो एलओपी हैं, आपने कहा कि एलओपी और एलओपी की पूरी टीम कह लीजिए, इंडी का गठबंधन कह लीजिए, पूरा का पूरा लगा था कि जेनजी सड़क उतरेगा, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे थे। उसके कुछ दिन पहले बाबूलावाला के हैदराबाद में हुआ था, एक दलित नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। एक युवा जल गया, युवा सोच जल गई, दलित जल गया। दूसरा वहां भी उन्होंने करने का प्रयास किया। फिर ऐसा कोई कोण नहीं, ऐसा कोई इलाका उन्होंने छोड़ा नहीं कि जेनजी को उतारा जाए। और जब जेनजी उतरा तो गजब का रिजल्ट दे दिया। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय का रिजल्ट देखा, आपने हाँ, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हर विश्वविद्यालय में आप, ये तो वोट चोरी है भाई साहब। हाँ, ये भी वोट चोरी है। तो वो वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन ये मोदी जी दिल चोरी की बात करते हैं, दिल ही चुरा लेते हैं। तो फिर पता नहीं है कि अब सब युवा जानते हैं कि युवा जो होता है इस देश का, कहीं का, विश्व का, पूरे दुनिया का, वो दिल से भी सोचता है, दिमाग से भी सोचता है। तो अगर मैंने उस युवा का दिल ही चुरा लिया तो वोट का इल्जाम तो लगाते रहो। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखी आपने, उन्होंने जो कहा था पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर लिए, उसके बाद भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहे थे। उनके पास लगता है कोई नारे ज्यादा है नहीं। और रही आपने दिल्ली विश्वविद्यालय की बात की, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात जो चंडीगढ़ में है, तो वहाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रेशियो है? दिल्ली में तो मैं जानता हूँ कि वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के अलावा बाकी सारी सीटें भारतीय विद्यार्थी परिषद जीती। और जीतने वाला एक लड़का राजस्थान से है, दूसरा लड़का दिल्ली से है, जो एक लड़की ज्वाइंट सेक्रेटरी जीती है वो बिहार से है, झा से है। तो अगर जेनजी की बात करें, जहां इलेक्शन होने वाला, इलेक्शन होगा, या नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, चारों की बात कर लें, हैदराबाद यूनिवर्सिटी पे देख लीजिए आप। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चारों की चारों सीट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीती है, जो राष्ट्रवादी और मातृ संगठन का एक अंग है। वहां जेनजी भी, साउथ इंडिया भी देख लीजिए। फिर एक वैसी का नहीं चल पा रहा है वहाँ तो कांग्रेस सरकार थी, वहाँ कैसे वोट चोरी हो गया? बिल्कुल, वहां पे कांग्रेस सरकार थी। तो मैंने पहले कहा ना कि जो मुझे लगता है कि युवाओं ने जो है, एक आपने 90s में एक कॉन्सेप्ट आया था
कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जिसका ऐसा सिस्टम की मॉल सिस्टम लाएंगे कि देश या मार्केट इकोनॉमी भारत को बना देंगे, तो भारत जो है बिल्कुल डिपेंडेबल हो जाएगा अन्य देश के ऊपर, कि उनको सामान चाहिए तो लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो जेनजी जैसे रेवोल्यूशन, फिर बांग्लादेश में रेवोल्यूशन, फिर और कई जगह जिस तरह से जो बाह्य शक्तियां जो लगी, आप तो ज़्यादा बेहतर सोरस को जानते हैं और बहुत सारे बाह्य संगठन को जानते हैं, जो अपदस्थ करती है, कोई डेमोक्रेसी के नाम पे करती है, कोई करप्शन के रेवोल्यूशन के नाम पे करती हैं, और कई अन्य कारण होते हैं कि जिसपे अपने प्यादे को बैठा, जैसे यूनुस को बैठा दिया उसने। यूनुस जाके बीजिंग में कहता था कि नॉर्थ ईस्ट को हम जो है एक अलग आइलैंड बनाएंगे, वो भारत से कटा हुआ है। तो ऐसी लोगों को बैठाने का प्रयास है CIA जैसी संस्थाओं का, सोरस जैसी संस्थाओं का। यूनुस जो था ना, इसको जैसे यहाँ केजरीवाल को प्लांट किया गया था कि केजरीवाल रिज्यूम चेंज कर देगा, ये सोच थी पहले डीप स्टेट की। तो आजकल राहुल गांधी ने केजरीवाल को बीट कर दिया इस मामले में। अब राहुल गांधी पे सब भरोसा जता, सारा दारोमदार अब राहुल गांधी की टीम पे है कि ये अनरेस्ट क्रिएट करें। ये सीरियस मूड में बता रहा हूँ। ये केजरीवाल पहली पसंद हुआ करते थे, और केजरीवाल ने किया भी, बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन खड़ा किया। और केजरीवाल उस लाइन लेंथ पे चल रहे थे कि एक समय आया था जब वो अगर सही से उसका पत्ता फिट हुआ होता और इस तरह से करप्शन के चार्जेस नहीं लगे होते जो आपके आबकारी घोटाला और दुनिया भर का, तो ये आदमी सेंट्रल का रिज्यूम चेंज, जैसे आप कल्पना करके सोचिए कि राहुल जैसे आदमी की जगह केजरीवाल को फिट कर दीजिए, जो कि शार्प है, पढ़ा लिखा है, IITN है, उस पर लोग विश्वास करते हैं, आज भी करते हैं, भले इतना करप्शन। राहुल गांधी से ज्यादा विश्वास करने वाले लोग आज भी, मतलब केजरीवाल पे ज्यादा विश्वास है लोगों का। तो वो आदमी उसका चेहरा भी इस तरह का है ना, वो झूठ भी बोलता है तो बड़े कॉन्फिडेंस साथ बोलता है। ऐसा ही आदमी, ऐसा ही पर्सनालिटी, ऐसा ही व्यक्तित्व रिज्यूम चेंज करने के लिए डीप स्टेट का ज्यादा नजदीक रहता है। लेकिन वो जो जिस हिसाब से केजरीवाल जी, अब चूंकि भारत सरकार भी तो काम करती है ना, इन लोगों को पनपने ही नहीं देती है कायदे से। भारत सरकार ने दुनिया भर के NGOs बंद कर दिए जो इनके बैकबोन हुआ करते थे। तो वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इस आदमी में, आपके LOP में वो करंट है नहीं, इसको तो जबरदस्ती लोग झेल रहे हैं। कैसी बात करते करंट नहीं, बिल निकाल के फाड़ देता है, और क्या बात करते, भरी ठंड में, दिसंबर के ठंड में टी-शर्ट पहन के घूमता है, क्या बात करते। लेकिन जेनजी तो नहीं मान रहे हैं, हमारे युवा तो 440 का वोल्ट है इनके पास। युवा तो नहीं मान रहे हैं भाई, युवा तो इसकी बात, यहाँ की युवाओं के पास बुद्धिजीवी भी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आपके और जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें पढ़ रहा है, उत्तर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो इतनी बड़ी, नेपाल, जब कहा जाता है कि नेपाल में जब शिक्षा कम होती तो लोग बनारस आते हैं, वहाँ जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई तो वही बनारस की पढ़ी लिखी बेटी सुशीला जो कारकी हैं, उस देश की सत्ता सौंपी गई। तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, यहाँ का युवा, मुझे लगता है कि नेपाल में जो आंदोलन चला, जो जेनजीओ ने किया, वो कहीं से जस्टिफाई करने लायक तो है नहीं, किसी बात नहीं। उन्होंने घर को तोड़ा, ऐसा पार्लियामेंट को आग लगा दी। पशुपतिनाथ जो इस संसार के जो केंद्र बिंदु है, जिनकी नोक त्रिशूल की नोक में कहते हैं कि पूरा विश्व बैठा हुआ है, वहां पे चढ़ के इन्होंने जो हमला किया, तो इससे बड़ा तो पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला करने का प्रयास। लेकिन इसमें जो एंगल है ना, आप देखेंगे कहीं न कहीं, अगर सही से अभी कमेटी बनाई गई है, इसमें ISI का हाथ पूरी तरह से इन्वॉल्व मिलेगा। क्योंकि आप चाहे बांग्लादेश का मूवमेंट देख लो, एस्टेब्लिश हो गया बांग्लादेश, तो क्लियर कट हो गया, और चाहे नेपाल का भी, नेपाल भी चूंकि वामपंथियों की सत्ता थी, वो चाइना की गोद में बैठे थे। डीप स्टेट को चाइना के विरुद्ध, कोई हर आदमी चाइना के विरुद्ध देखना चाहता है, वो रिज्यूम चेंज कराना चाह रहा था। उसका प्रूफ इस वजह से भी मिलता है कि जहां भी बच्चों को, जो स्टूडेंट्स जो आंदोलन कर रहे थे, उनको जो गोली मारी गई ना, वो स्नाइपर द्वारा मारी गई। और जिस तरह का हथियार प्रयोग किया गया है, स्नाइपर शूट लेने, वो नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों के पास नहीं है। मतलब दे ट्रेंड सोल्जर थे, वो सोल्जर से, ब्लैक कैट कमांडो या स्नाइपर कमांडो, उनके अपने बंदे भी हो सकते हैं जो जाके वहां ट्रेनिंग लेके आए हों, और इस तरह से प्लान करके बकायदे सर में गोली मारी जाए बच्चों के।
ऐसे छोटे कुछ- छोटे बच्चों कुछ जैसे सोशोलॉजिकल ट्रेनिंग केजरीवाल जी लोग लेने गए थे वहां नहीं पे, नहीं, जाते रहते हैं राहुल लोग गांधी क्लास, जी जाते हैं क्लासरूम अटेंड करने के लिए। क्लासरूम कोई जरूरी नहीं आजकल, कि अमेरिका में ही जाके ले, VC अभी तो से- मलेशिया में भी जाके हाँ, ले। मलेशिया से गए थे। तो आजकल तो VC है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाती है, देश में जाने से ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, ये इस चीज से भी साबित होता है, मुझे जो लगता है, ये ओट चोर गद्दी छोड़ जैसे नैरेटिव क्रिएट करने वाला डीप स्टेट जिसको ये लोग लेके कूदते हैं, जनता को अपील क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता कि 2 दिन में फैक्ट चेक होके आ जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप ठीक है एक दिन नैरेटिव क्रिएट करते हो, दूसरे दिन पता चल जाता है कि भाई जहाँ की ये बात कर रहे हैं वहां तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। जिस संस्था के ऊपर आप, जिस संस्था का इन्वेस्टिगेशन लेके आप वोट चोरी का इल्जाम लगाए, वो सारा उसके खिलाफ FIR हो रहा है। वाइस चेयरमैन है, वो खुद आके टीवी पे अपनी सफाई दे दिया कि साहब हमसे गलती हो गई, ये गलत आंकड़े हमसे दे दिए गए। उसी आंकड़े को लेके आप चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। बिल्कुल, हाँ। तो ये सब चीजें जनता, अब आज के दौर में तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल है, वो 2 मिनट में सर्च करके देख लेते हैं कि वोट चोरी वाला है क्या कहानी। अरे सब पूरी ऑनलाइन है, हर डाटा आज इलेक्ट्रॉनिक डाटा के रूप में मोबाइल उपलब्ध है। आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे चले जाए, अपना नाम चेक कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो किसी, अगर गांव में आजकल साइबर कैफे खुल गए हैं, उसके पास जाइए, 20 रुपए दीजिए, खोल के दिखा देगा, और करेगा तो अप्लाई कर देगा। और कम से कम कुछ ऑब्जेक्शन तो आप डाल ही सकते हो कि हमारा क्यों इंक्लूड नहीं किया जा रहा। अल्टीमेटली इसी आके बताया क्यों नहीं हो रहा, या फिर आप इसी को बताओगे कि भाई मेरा ये डॉक्यूमेंट आप मुझे करिए। तो हर चीज़ बिल्कुल कार्यक्रम के अनुसार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है। उसके बावजूद भी आज जो नारा इन लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, जब वोट इंक्लूड हो गया, जो 65 लाख का आंकड़ा था जो हटाए गए, जिसमें आप ताजुब मानेंगे 35 लाख लोग, 32 से 35 लाख उनकी डेथ हो चुकी है, तो आज ही विद्यमान है। ऐसे 10 लाख लोग हैं जिनके अता पता ही नहीं है, उनको कभी ना उनके बगल वालों ने देखा, ना कमरा है ना किराया, कुछ नहीं, बस वोट है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वो भी नहीं आ रहे। आगे 8 लाख 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनके दिल्ली में है, भोपाल में है, मुंबई में बाहर चले गए, उनके बाहर चले गए, उनके वोट यहाँ वहां पे ऑलरेडी दे रहे हैं। तो रिफ्यूजी कितने थे? बांग्लादेशी कितने? बांग्लादेशी 1 लाख के आसपास थे बस। नहीं 1 लाख तो अभी वो क्या नाम है आपके, इसके थे जो रोहिंग्या मुसलमान थे, 1 लाख। 1 लाख। और अभी वोटर बता, हाँ 1 लाख वोटर थे जिसको हटाया गया। और जिस बांग्लादेशी का आंकड़ा, वो बांग्लादेशी अलग से हटाया गया है, अलग, उनकी संख्या 6 से 9 लाख के आसपास है, जो अभी वेरिफिकेशन राइट चल रहा है। 65 लाख में 6 लाख के, 6 से 7 लाख के आसपास। तो जो अब बताओ, बिहार में अगर इतना बांग्लादेशी निकलेगा, ये तो हार्डकोर वोटर है भाई, LOP का, कांग्रेस का अगर हार्डकोर वोटर है भाई, विपक्षियों का। हार्डकोर इनको वोटर के दर्द साथ होगा। साथ तो बिल्कुल उनके सर्वेंट मानिए, नौकर मानिए, गुलाम मानिए, नहीं, वो मालिक हैं, वो मालिक हैं। प्रजातंत्र वो में वोट तो मालिक देता है, वो। लेकिन प्रजातंत्र में वोटर मालिक तब होता है जब अपने विवेक अनुसार वो वोट करे, जब उन्हें पता है कि उनको चाहे रोटी दो ना दो, कुछ करो, ये करो। ये तो मुगलिया सल्तनत का था कि भाई आपको इस एरिया में हिंदू रहते हैं तो दो न दो, उसमें हर तरह कानून अप्लीकेबल है, विरोध की आवाज ही नहीं थी। तो 8 लाख वोट, 10 लाख वोट, 10 का 15 लाख वोट ऐसे थे कि उनको कुछ करने नहीं है, उनको जीना है, चोरी करनी है, मक्कारी करनी, डकैती डालनी है, उनका जीवन यापन ऐसे ही चलना है। चोरी करके, असली चोरी तो वो कर रहे हैं, वोट चोरी, गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस का है, लेकिन जो है बिहार का जो संसाधन चोरी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, उनको हटा रही है। इस देश की जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं, जो भारत का पूरा संसाधन चोरी कर रहे हैं, प्रजातंत्र चोरी कर रहे हैं, उनको हटाने का कार्य कर रही, वही छुपाने के लिए ये नारा वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये बल्कि उल्टा होना चाहिए। जो चोरी वोट, जो भारतीय वोटरों की चोरी बांग्लादेशियों के थ्रू या बाहरियों के थ्रू एक इंडी गठबंधन करा रहा है, असली नारा तो उनके ऊपर अप्लीकेबल होना चाहिए। इसीलिए जेनजी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। उनको नहीं पता कि आज का 8 साल का बच्चा राहुल गांधी से ज्यादा इंटरनेट में फास्ट है, ज्यादा जल्दी इंफॉर्मेशन लेता है। और आप तो छोड़िए, वो खुद ही रिबटल कर दे रहा, क्योंकि जेनजी में उन्होंने कहा कि 97 से 1997 के बाद जो पैदा हुए और 2012 के पहले, तो वो जेनजी तो जब 2012 वाला जो 2016 में लड़का पैदा हुआ 9 साल का, राहुल गांधी से फास्ट है, तेजस्वी से फास्ट है। तो ये तो और सोचवान है। ये नेपाल की युवा नहीं है, ये बांग्लादेश का युवा नहीं है। अच्छा, जो बिल्कुल संकुचित मानसिकता रखता है। बिहार में अगर आपके हिसाब से
इतने अगर मान लीजिए 10 लाख ही सब रोहिंग्या हाँ, और बिल्कुल बांग्लादेशी समझ मिला रहा, के हाँ। अगर भाग लिए हों या नहीं आए, बंगाल में तो करोड़ों में जाएगा। 3.5 से 4 करोड़ का डाटा है कि 3 से 4 करोड़ वोट जो है वहां से उड़ा दिए जाएंगे। उड़ा मतलब इन लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और जो एग्जिस्ट करते हैं तो गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके और उनका वोट बनाए, केवल वोटर लिस्ट में नाम है उनका, न घर है, न द्वार है, न उनका किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है वहां। नहीं नहीं, घर द्वार तो ठीक है, जैसे मान लीजिए आप वोटिंग राइट थोड़ा चला जाएगा, घर द्वार हमारा नहीं होगा तो हमें वोटिंग राइट तो रहेगा ही ना भाई। ये बांग्लादेशियों वाला जो मसला है, पश्चिम बंगाल में अभी ममता जी बार बार कह रही बांग्ला भाषियों के खिलाफ जो है अत्याचार हो रहा है, ये चाहे बंगला भाषी जो भी मिलता है इनको लगता है बांग्लादेशी है और उनको भगा देते हैं ये लोग और हटा देते हैं, इस टाइप का एक नैरेटिव क्रिएट करने में लगी हुई हैं। बिल्कुल, काफी दिनों से लगी हुई है। उनको कितना खतरा है, उनका क्या होगा? बहुत सारी सीटें हैं तो जहां 2000, 4000, बिल्कुल 500, 1000 का गैप रहा है हर जीत का। ये मुझे तो लगता है कि नेपाल और बांग्लादेश में जो, और खासकर नेपाल में जेएनयू जो हुआ है, इसका देखिए असली असर जो है उसको आप बिहार और बंगाल में ही पाएंगे। बिहार जो आपने कहा कि क्या छटपटाहट है, क्या घबराहट है, तो कभी कांग्रेस उसको तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, कभी जो है वो राहुल गांधी को पीएम नहीं मानना चाहते हैं, तो उनमें दरार जो है, इनफैक्ट तेजस्वी दूसरी यात्रा शुरू करने वाले हैं और कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं आज आखिरी दिन है। हाँ, और इसका मतलब कि उनका पहला वोट चोर गद्दे चोर नैरेटिव जो है पोल खुल गई है। पूरे अपने 5-7 दिन का उनका खत्म हो चुका है, 7-8 दिन हो गया उनको, और उन्होंने वोट चोरी की जिक्र ही नहीं किया कहीं। जिक्र ही नहीं कर रहे। सबसे खास बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि ये बुझा हुआ कारतूस है, ये चल नहीं रहा बिहार में, इस वजह से वो बिल्कुल चर्चा ही करना छोड़ दिए। वो सोच रहे हैं कि हम तो फालतू घूम गए युवराज के साथ। और एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा मैं कि जो बिहारी आदमी, बिहार का आदमी आके दिल्ली में अपना वोट बनवा ले रहा है, वो बिहार में नहीं बनवा लेगा। कितनी अवेयर स्टेट है पॉलिटिकली, आज से नहीं बहुत पहले से। यहाँ पे महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन जब चुना तो बिहार की धरती को ही चुना। इस देश की आजादी की लड़ाई जो है, बिहार के जनता के बारे में जैसा आंदोलन जो है वहीं से शुरू हुआ। वहां पे तो जो मुखिया का चुनाव होता है ना, उसमें एक आदमी नहीं छूटता। हाँ। वहां पे टिप्स पे होते हैं जो मुखिया चेन्नई से उठा लाते हैं। आप सोचो कितनी अवेयरनेस है वहां पे। आप वोट अगर उनका नहीं बनेगा तो वो जान दे देंगे, अरे बवाल मचा देंगे। जितने नाम कटे, जितना ये प्रोपोगंडा मचाए, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों ने तकरीर की और बहुत सारा देखा आपने SIR के ऊपर। इसमें 10 लोग भी नहीं ऐसे आए जो कह रहे हो कि साहब हमारा नाम काट दिया गया, वहां नाम काट दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इस सिचुएशन को तो जनता भी जानती है कि ये सब नाटक हो रहा है, ये सब फालतू के नैरेटिव क्रिएट करना और सड़क पे ले आके दंगा करना। तो आपसे भी एक उल्टा प्रश्न पूछता हूं मैं कि आखिर जो है जेनजी इतनी बड़ी सोच, मैं बार बार कहता हूं कि जेनजी, आपसे ही पूछता हूं कि बायोलॉजिकल एज है कि सोशियोलॉजिकल फेनोमेना है या पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी है कुछ प्राप्त करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट का कुछ ऐसा गोल है कि वहां पे एस्टेब्लिश करने का। आखिर ये जेनजी है क्या? उम्र है, सोच है? ऐसा ना एक माहौल बनाया जाता है, अनरेस्ट ऐसे दिखाया गया, वहां पे भी दिखाया गया। नेपाल में ही बात कर रहे हो आप, नेपाल में क्या हुआ, वहां पे बच्चों को ये दिमाग में दिखाया गया कि देखो तुम लोग तो पढ़ भी नहीं पा रहे हो, ना तुम्हारे लिए नौकरी है, करप्शन बिल्कुल टॉप लेवल पे है, और है भी, था भी वहां पे, बिल्कुल था। और जो करप्ट हैं वही सत्ता में बैठे हुए हैं, और उनके बच्चे किस अय्यासी से कितनी बढ़िया से जिंदगी जी रहे हैं। और इस माहौल के बीच में आप एक पर्टिकुलर सिस्टम बना के सोशल मीडिया, जो कि वहाँ पे बेसिक हर देश के लिए, हर आदमी के लिए आजकल सोशल मीडिया बहुत प्राइमरी चीज हो गई है। कपड़ा मकान वाला, रोटी कपड़ा मकान नहीं रह गया, ये मोबाइल और इंटरनेट भी रह गया है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि नेपाल में बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं, खाड़ी देशों में, भारतवर्ष में, तो ज्यादातर साधन क्या है? ऑनलाइन कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, यही सब तो है। अब आप सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट से जो भी आपने एक एक्ट बनाया उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनको रोक दो।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इन्होंने गलत तो किया ही था, जितने भी सोशल मीडिया चैनल थे, और वो भी खास करके अमेरिका वाले। तो वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इन्होंने लागू किया, एक मुद्दा मिल गया विद्यार्थियों को सड़क पर निकलने का, और इसको बहुत सिस्टमैटिक ढंग से चैनलाइज किया गया। जो आपको पता है, काठमांडू के जो मेयर साहब थे, बालेंद्र शाह जी, वो भी, उनका भी अमेरिका से बढ़िया रिश्ता बताया जाता है। जेलेंस्की तरीके हैं, नाच गाने से ही। हाँ, जेलेंस्की जैसे यूक्रेन में है वैसे ये भी थे। इनको बैठाने का था। ये विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया। वहां पे निकलने के बाद विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ वो तो आपको पता ही है। उनको इस तरह से मोटिवेट करके सड़क पे ले आ दिया इन्होंने, और वहां पे वेल प्लान्ड वे में स्नाइपर शूट लेके बच्चों को सर में गोली मारी गई। तो एक पैनिक क्रिएट हुआ और हर शहर में दंगे हुए, हर शहर में लोग सड़क पे निकले नेपाल में। तो इस तरह की बेवकूफ़ी वाला काम जो वहाँ सत्ता पक्ष को कम से कम सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। उनको आक्रोश का अंदाजा नहीं था। बेसिकली वो भी जो बैठे थे सत्ता में, वो भी इसी तरह का सत्ता परिवर्तन करके ही बैठे थे। बिल्कुल, आपको पता है 2009 में क्या हुआ था वहां पे, किस तरह से राजशाही को समाप्त करने के नाम पे इन्होंने जबरदस्ती सत्ता परिवर्तन कराया था। इससे पहले किस तरह से पूरे राजशाही खानदान को 2001 में कैसे खत्म किया गया था। तो ये राजशाही और हिंदू राष्ट्र का नाम, एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल। ये सबको चुभता था। खास करके हमारे देश के जो सोनिया गांधी जैसे लोग हैं, उनका तो, और डीप स्टेट भी। सोनिया गांधी को एक बार रोक दिया गया था पशुपतिनाथ मंदिर में जाने से, बिल्कुल इसका, और कहते हैं कि उसके बाद से सीताराम येचुरी, भले वो लेफ्टिस्ट थे, लेकिन उन सबको, और राजीव गांधी जी को भी उसमें बुरा लगा होगा। पत्नी को रोक दिया गया। को भी उन्होंने बोला आप अकेले जा सकते हैं। तो नेपाल बहुत दिनों से इनके दिमाग में था। और आपको भी पता है कि ये जो अभी ओली साहब बैठे थे, ये बांग्लादेश के वामपंथी विचारधारा और जो वहां नक्सली है ना, वहां से ट्रेंड आदमी है। ये पूरा जो रेड कारपेट आप देखते हो ना, रेड कारपेट किसको बोला जाता है? नेपाल से लेके झारखंड होते हुए पूरा छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये पूरा केरल तक जाता है। ये रेड कारपेट बोला जाता है, जहां वामपंथियों का पूरा प्रभाव था। हैदराबाद, ये गवर्नमेंट ने कितनी मशक्कत करके आज 90% करीब माओवाद को समाप्त किया है। केरला में बचा हुआ है बस उनकी सरकार के रूप, बैचार के रूप में, और बाकी छत्तीसगढ़ यहाँ से तो बिल्कुल अभी हमारे होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, 95% खत्म कर दिया गया। बिल्कुल सच है। तो ये वामपंथियों ने जो आंदोलन करके वहां पे सत्ता चेंज किया और वहां समाजवाद स्थापित किया, सो कॉल्ड लोकतंत्र लगाया, वो छलावा था और उससे जनता पूरी तरह पीड़ित थी। इसके 6 महीना पहले ही आपने देखा होगा नेपाल में किस तरह से राजा साहब के साथ ज्ञानेंद्र सिंह के साथ, ज्ञानेंद्र सिंह के साथ पूरी जनता सड़क पर उतरी थी कि हमें लोकतंत्र नहीं, हमें राजशाही चाहिए। हमारे राजा ज्यादा अच्छा चला रहे थे शासन, ये लोकतंत्र आके हमें बर्बाद कर रहा है। और वहां पे योगी और मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा पूछना है और क्लैरिफाई भी करना है कि आखिर वहां पे जो है जो 4-5 महीने पहले जो मूवमेंट था, जो राजा के साथ था, अचानक ऐसा क्या हुआ या कौन सी शक्तियां ज्यादा तेजी से सक्रिय हुई कि राजा को हटके एक बिल्कुल अनमैन्ड रेवोल्यूशन शुरू हुआ, चाहे सोशल मीडिया के नाम पे कह लीजिए, और नए नए कैरेक्टर उभर के आए 4-5 कर लिया। अब 5 महीने पहले आप ही बता रहे हैं कि वहां पे जो राजा के साथ जनता इनके साथ होना चाहिए, और फिर नेक्स्ट जेनजी आता है और प्राइम मिनिस्टर जो है सुशीला कार्की बनती है, तो उनकी उम्र तो 75 है, 75 वर्ष की है वो। देखिए वो भी 2009 में जुडिशरी में अपॉइंट हुई थी। 2009 में वो भी वामपंथियों के आने के बाद हुई थी। 2016 में उनके खिलाफ भी एक इम्पीचमेंट भी चला था। कारगी जी ठीक है, बन गई हैं इंटरिम प्रधानमंत्री, लेकिन नेपाल की स्थिति ये थी कि नेपाल ना बिल्कुल आक्रोश अंदर था जनता के अंदर बहुत। देखो, राजतंत्र
बहुत फिट बैठता था वहाँ की मानसिकता के हिसाब से। वो जिस तरह का उनका रिचुअल्स है, जिस तरह की उनके संप्रदाय हैं, वो राजतंत्र में ज़्यादा खुश थे। ये वामपंथियों का सो कॉल्ड जो डेमोक्रेटिक शासन था, इसमें वो देख रहे थे कि ये बिल्कुल करप्ट लोग हैं और बिल्कुल ही अच्छा धर्म के विरुद्ध भी हैं ये लोग। हाँ, तो इसका भी आक्रोश था वहां पे। और वो नहीं उन्होंने आते ही सबसे पहले किया था कि हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा नेपाल, ऐसा कर दिया था। ये जनता के मनोभाव के विरुद्ध था। वहां की जनता चाहती है कि ये हिंदू राष्ट्र हो। और आपने शंकराचार्य का 2019 का स्टेटमेंट निकालो, आप देख लेना, यूट्यूब पे है। उन्होंने उस समय बोला था 2019 में ही कि जो हिंदू राष्ट्र की ज्वाला है उसकी शुरुआत नेपाल से ही होगी, फिर उसके बाद भारत वर्ष आएगा। हिंदुत्व का उत्थान नेपाल से ही शुरू हो। तो वो शुरुआत आप मान सकते हो। अभी क्लियरिटी नहीं है क्योंकि चीजें बहुत चेंज होनी है। अभी ये कह रहे हैं कि फरवरी तक, मार्च तक इलेक्शन कराएंगी। अब जो भी है, जो भी सिनेरियो बनेगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बिना बने मानने वाला नहीं है। ये तो चाहे राजशाही स्थापित हो या न हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। बात सच है कि हिंदू राष्ट्र की आवाज जो है ना, नेपाल से सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। और उसकी बयार कहां तक जाएगी, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा है ना। जेनजी आंदोलन में भी राजा आओ देश बचाओ का नारा बुलंद हो रहा था। जेनजी आंदोलन में भी वो आर्मी का तो मैंने देखा है कि पोस्टर पीछे लगा के उसका आर्मी जो चीफ है वो कौन साथ आर्मी भी बहुत दुखी है इनसे, वामपंथियों से। 8 गांव 10 गांव जो है, 10-12 गांव जो चाइनीज बॉर्डर पे है, इसी ओली प्रधानमंत्री ने चाइना को दे दिए। अब बताओ, ये कुछ भी दे सकते हैं तो पूरा देश ही दे सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया आप सोच लो, आप ये नेपाल भारत में विलय करना चाहता था। हाँ, नेहरू जी के पास प्रस्ताव आया कि आपके साथ हम रहना चाहते हैं, हम अलग देश हमें नहीं चाहिए। जैसे सारे 365 प्रिंसली स्टेट में इस आदमी ने सिर्फ हिंदू राष्ट्र की वजह से नहीं लिया कि हिंदू राष्ट्र ये है। इतनी नफरत थी इनको। शुरुआत ही हमारे देश में ना वोट चोरी से हुआ। पटेल जी को 11 वोट और इसको 1 वोट मिला और ये आदमी बन गया प्रधानमंत्री। अब हुआ वोट चोरी का सबसे बड़ा फायदेमंद पहला हमारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगर उस आधार पे वोट चोरी इनका, आपको पता है किस तरह से इलेक्शनों में वोट चोरी ये लोग करते थे कि बैलेट पेपर पे, एक बार ये मेरठ में ही लड़ रहे थे, मौलाना वो रामपुर से, ये मौलाना आजाद लड़ रहे थे। वहां पे बीएचपी जीत गई, वो हिंदू महासभा जीत गई थी बिल्कुल। और नेहरू ने फोन करके कहा डीएम और एसपी को कि मौलाना आजाद हमें चाहिए जीता हुआ, और फिर से रिकाउंटिंग करा के जिताया गया। अरे रिकाउंटिंग क्या, वो ले आए थे पहले। जो पहला इलेक्शन हुआ था, जब पिताजी बता रहे थे, तो उसमें हर कैंडिडेट का बैलेट होता था। हर कैंडिडेट का बैलेट होता था उसमें। हाँ। ठीक है, अलग अलग बैलेट होते थे कि सलीम जी का ये है, इनका ये है, उनका ये है, सबका अलग। तो वो अलग से बैलेट बॉक्स ही लाके रख दिए गए वहां पे उनके वाले। तो आपने सही कहा कि अगर वोट छोड़, गद्दी छोड़ के नारे को चरितार्थ करना है तो कांग्रेस पार्टी को, मुझे लगता है कि बिहार इलेक्शन से अलग हो जाना चाहिए। तेजस्वी भी उछल कूद कर रहे थे ना शुरू में, वोट छोड़ गद्दी छोड़ टाइप का। इनके बाप पिताजी के जमाने में जिस क्षेत्र से इनको पता होता था कि यहाँ पे हमें कम वोट मिल रहा है, उन बैलेट बॉक्स में ना पानी डाल दिया जाता था और दबंगई से डाला जाता था, गाड़ियों को रोक के डाला जाता था। बूथ पे सबका वोट, जो वोट एजेंट होता था वही डालता था, बाकी किसी को वोट लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, सबका वोट पड़ जाता था। इसलिए कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। तो सबसे बड़े वोट चोर ये थे कि तो बात सही है, तो है कि अब ये सोचते हैं कि बच्चों को बात बताता नहीं होगा, या हमारे पुराने लोगों को सबको पता है। आज के बच्चे इन लोगों की समझ से बहुत बाहर हैं। वो बहुत इंटरनेशनल और बहुत अंतरराष्ट्रीय मसलों के लेवल पे भी बड़े मतलब अपडेट रहते हैं, तो इन्फॉर्म्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है। हाँ, हमारे इन्फॉर्म्ड है, इसलिए इनकी बात
समझ नहीं नहीं आ सुन रहा, रही। नहीं समझ में आ रही। लेकिन ये करेंगे क्या, कैसे कैसे विरोध करें, इनके पास मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। एक आध मुद्दा बताओ, कुछ बनाओ कुछ आप लोग। मुझे तो नहीं लगता, हमको लगता है कि इनका घिसा पिटा मुद्दा, जैसे कहा कि अबुल कलाम को उनको जिताया गया था पहला वोट चोरी करके, तो मुझे नहीं पहला लगता- वोट चोरी तो जवाहरलाल नेहरू जिताया जवाहरलाल गया नेहरू था। की, हाँ जवाहरलाल नेहरू। मोटा मोटी अब आखिरी बात कि राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। हम नहीं, जेनजी नहीं बनने देगा जिसकी आवाज उठा रहे थे भाई। आप जैसे हो वैसे रहो, वो करके तो जा सकते हो, लेकिन आज के युवाओं को झांसे में रख के नहीं जा सकता। नेपाल उसका उदाहरण है, जो नई प्रधानमंत्री बनी है, जेनजी का रिवोल्यूशन चला, जब तोड़ फोड़ मची, जब अपने पार्लियामेंट और पशुपतिनाथ पे चढ़े, तब वहाँ का जो एक जो हिंदू कह लीजिए या जो नेपाल सिटीजन कह लीजिए, नेपाली सिटीजन को लगा ये तो आंदोलन ही नहीं है, ये तो कहीं से हाईजैक हो गया, स्नाइपर ने गोलियां चलाई, सिंपैथी बताने के लिए, अनरेस्ट पैदा करने के लिए सीने पे गोली मारी गई, माथे पे गोली मारी गई। ये चीजें उनको समझ में आ गई है, और इसीलिए जो है जितने इस तरह के प्रोपेगेंडिस्ट जेनजी के लीडर्स हैं, वो सब देखेंगे 10 दिन के अंदर ही बालन साहब वगैरह सब गायब हो गए सीन से, उनका रता पता कुछ नहीं रहा। ऐसे ही मुझे लगता है कि बिहार इलेक्शन का एक हारता जीतता कोई है, सरकार कौन बनाता है, लेकिन एक उसका जो ब्रॉडर इम्पैक्ट होगा अपार्ट फ्रॉम बिहार की नई सरकार बने, मुझे लगता है कि जेनजी की प्रोधा वोट छोड़ गद्दी छोड़ अब इस देश से गायब होने जा रहे हैं। अब बिहार से शुरुआत होगी, जैसे नेपाल से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, बिहार से इन जेनजियों की जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट लीडर है। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी कि नेपाल से लेफ्ट गायब हुआ है, अगला नंबर लेफ्ट के रूप में जितना इंडी गठबंधन है वो गायब हो जाएगा, एज ए पॉलिटिक्स से ही गायब हो जाएगा, और अलग कोई पार्टी बने आप लोग जैसे कि नेतृत्व में, दैट इज अलग बात है। लेकिन इतना तो जरूर है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय पे, और 10 से 15 साल की राजनीति कांग्रेस के पास और बची है, क्योंकि इनके सबसे बड़े विचारक जो थे नेहरू जी, जिन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, जब उसने वोट चुराई है तो गद्दी अब कौन छोड़ेगा जिसने वोट चुराया है। अब वोट नेहरू ने चुराई, नेहरू को कह दे कि उन्होंने नहीं चुराया, खत्म काम, खंडन कर दे कि नेहरू गलत थे। अगर गलत थे तब तो चल जाएगी, लेकिन अगर नेहरूवियन पॉलिसी पे चले तो 100% मानिए कांग्रेस का समापन तय है, और जेनजी ही करेंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बंधुओं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।